हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करता हूँ, विश करता हूँ कि आपको मेरा चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोशल मीडिया जहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर डालें। ठीक है। तो आप सबको पता है कि एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ गया है। मई के फर्स्ट वीक में ही हमारा पेपर होने जा रहा है। तो अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तो मेरी ये प्रयास है, मेरी ये कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका सारा जो नेट का सिलेबस है वो मैं अपडेट कर दूं अपने यूट्यूब के चैनल पे, ताकि आप फ्रीली सारे सिलेबस को असेस कर सको, आपके पास उपलब्धता हो, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है वीडियो बनाने का। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। आपको पता है कि एनटीए नेट में जो पहला यूनिट है वो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब शिक्षण योग्यता के बारे में हमारा चैप्टर है। तो आप सबको पता है कि टीचिंग क्यों जरूरी है। पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। तो आपको पहले सबसे पहले ये समझना है कि टीचिंग जो होता है वो किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए और मानव निर्माण दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट होता है। इट मीन्स कि आप अगर किसी भी राष्ट्र का, किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री को डेवलप बनाना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ के ह्यूमंस को, वहाँ के ह्यूमन बींग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हमारे भारत में 140 करोड़ की आबादी है तो उस 140 करोड़ की आबादी को हम संसाधन बनाएं, रिसोर्स बनाएं। वो रिसोर्स कब बनेंगे, जब वो सीखेंगे, जब वो पढ़ेंगे, तब उनमें क्या आएगी, क्वालिटी आएगी। तो फिर वो क्या करेंगे, देश के विकास के लिए कुछ अपना योगदान दे पाएंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, सहयोग दे पाएंगे। तो आपको मानव को संसाधन में तब्दील करने के लिए जो है टीचिंग बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार भी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है। और आपको पता ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया है कि अब एजुकेशन के ऊपर पूरे जीडीपी का 6%, मतलब हमारे जो पूरे देश का जीडीपी है उसका 6% अब एडुकेशन पे खर्च किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एडुकेशन, शिक्षा कितना ज़्यादा आवश्यक है, और सरकार भी इसको चाहती है कि ये जन जन तक पहुँचे। अब मैं आज इसमें आपको क्या करवाऊंगा, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अप्रोच का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। मतलब बहुत सारे क्या दृष्टिकोण हैं, क्या विचार हैं। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है एडुकेशन से रिलेटेड। तो पहला है, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि कभी भी आप लर्निंग कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप लर्निंग, आप लर्नर हो, जो सुन रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको हमेशा अपने दिमाग में तीन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वाई, हाउ और व्हाट। वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, और व्हाट मतलब क्या। ये तीन चीज़ अगर आप अपने माइंड में हमेशा रखेंगे तो आप हमेशा एक सक्सेसफुल लर्नर बन पाएंगे। आप बहुत अच्छे से विषय वस्तु को समझ पाएंगे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, वाई, हाउ और व्हाट। ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो। इस तीन के हमेशा क्वेश्चन करना आपका टीचर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप से भी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत ही डेप्थ में जाके किसी भी टॉपिक को समझ पाओगे, जान पाओगे, बूझ पाओगे। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है। अब हमारा इसमें पहला अप्रोच मैं आपको बताऊं तो वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म किसमें, किससे किससे बना है, बिहेवियर से, आपके आचरण से। तो आचरणवाद, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आचरणवाद। मतलब कि आपका आचरण जो है वो हमेशा पैसिव होना चाहिए, हमेशा सहनशील होना चाहिए, नए चीज़ों को सीखने के लिए आप इच्छुक होने चाहिए। यही आचरणवाद, यही बिहेवियरिज्म की का जो फिलॉसफी है, ये हमें क्या बतलाता है कि एक लर्नर को, जो एक विद्यार्थी है, जो एक छात्र है, उसको हमेशा क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। उसको हमेशा नए ज्ञान को लेने के लिए हमेशा इच्छुक होना चाहिए, तो वो ज़्यादा सीख पाता है। इसमें दो चीज़ों को हमें समझना है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, अभ्यास। मतलब आचरणवाद, बिहेवियरिज्म हमें ये बतलाता है, इसका आदर्श हमें ये बताता है कि आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसका जितना रिपीटिशन करेंगे, जितना उसका रिवाइज करेंगे, जितना उसका की पुनरावृत्ति करेंगे, आपको वो चीज़ उतना समझ में आएगा। ये आपके साथ भी होता होगा। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसको अगर छोड़ देते हो तो वो भूल जाते हो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद अगर उसको बार बार आप मगअप करते हो, बार बार रिविज़न करते हो,
तो आपको क्या रहता है, वो जीवन पर्यंत, लॉन्ग लाइफ तक आपको वो याद रहता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट हमें ये कहता है कि कोई भी बच्चा है या कोई भी शिक्षक है या कोई भी प्राणी है, कोई भी बिंग है, ठीक है, लिविंग बिंग है इस धरती का, तो उसको हमेशा जो चीज़ करने में अच्छा लगेगा, करने में अच्छा लगेगा से मेरा क्या मतलब है, जैसे सपोज करिए कि आपको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फिजिक्स अच्छा लगता है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊँ, मैं आपको संस्कृत पढ़ाने लग जाऊँ, तो आपका मन नहीं लगेगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि आप हमेशा वो चीज़ पढ़ें जिसमें आपका आनंद आता है। इसलिए अब नई शिक्षा नीति में भी क्या क्या कहा गया है कि इंजीनियरिंग का बच्चा अगर आप चाहे तो म्यूज़िक पढ़ सकता है, डांस पढ़ सकता है, पेंटिंग पढ़ सकता है। कोई अगर आर्ट्स का बच्चा है वो अब फिजिक्स पढ़ सकता है, मैथ पढ़ सकता है। मतलब पूरा फ्लेक्सिबल अप्रोच को जो है नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने लाने का काम किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, दूरदर्शी इसके अप्रोच है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट हमें ये क्या कहता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को करिए, तो आप क्या होगा, ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को समझ पाओगे और आप बहुत ज़्यादा उसमें डेवलप कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को मान लेते हैं कि किसी को आईएएस बनने का मन है तो वो आईएएस की ही पढ़ाई करे, किसी को अगर प्रोफेसर बनना है तो वो प्रोफेसर की पढ़ाई करे, किसी को प्रशासनिक में जाना है वो प्रशासन की पढ़ाई करे, तो वो ज़्यादा जल्दी सफल हो जाएगा। लेकिन मन है आपका आईएएस बनने का, बनोगे, पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका मन नहीं लगेगा। आपको बनना है डॉक्टर, प्रोफेसर बनना है और एग्ज़ाम दे रहे हो रेलवे का, तो आपको कभी भी ये संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो आपको जो करना है आप उसके लिए बिल्कुल तैयार होकर, कमर कसकर और उस ओर बढ़ें, आपको ज़्यादा आसानी होगा। दूसरा जो हमारा फिलॉसफी है वो है गेस्टेल्ट साइकोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि समष्टि मनोविज्ञान। ये कहता है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब होल, होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। इसका मतलब किसी भी शिक्षक को, किसी भी प्रोफेसर को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ाएं तो पहले उसके कॉन्क्रीट को आप बता दें। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए कि आपको पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो आप हमेशा कॉन्क्रीट को पढ़ाएं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको, किसी को सपोज करिए कार पसंद है, तो अगर उसको कार के बारे में बताना है तो पहले कार उसको दिखाइए, है ना। अब सपोज करिए किसी को मान लीजिए लैम्बोर्गिनी पसंद है, ठीक है, किसी को मान लीजिए कि कोई और गाड़ी पसंद है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप उसको एज अ होल पहले बताएं। अब सपोज करिए कि आपको पसंद है लैम्बोर्गिनी या फरारी, आपको गाड़ी अच्छी लगती है, मैं उसका आपको चक्का ला के दिखा दूँ, मैं उसका जो मिरर होता है वो लाकर आपको दिखा दूँ और बोलूँ कि जी ये जो है फरारी का शीशा है, यही गाड़ी आप लीजिए अच्छा लगेगा, या उसका चक्का आपको दिखाऊं, ये ले लीजिए अच्छा रहेगा, तो आपको कभी भी आनंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि, क्योंकि आपको आनंद कब आएगा, जब आप पूरी गाड़ी देखोगे। जब आप पूरी गाड़ी देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा ये गाड़ी मुझे अच्छी लगती है, ये मैं लेना चाहता हूँ, ये मैं लूँगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी गाड़ी का मैं आपको शीशा दिखाऊं, उसका पार्ट्स, तो गेस्टेल्ट क्या कहता है, गेस्टेल्ट का विचार ये कहता है कि आप जब भी पढ़ाएं तो पहले संपूर्ण, पहले पूरा चीज़ का आप उसको आइडिया दे दें, पूरा चीज़ का आप उसको कॉन्क्रीट बता दें कि आपको ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अंदर घुसें। अंदर घुसने का मतलब कि उसके पार्ट्स को, छोटे छोटे यूनिट्स को कराएं। बिना सिलेबस को बताए जब आप यूनिट्स को पढ़ाओगे तो बच्चा का कभी भी मन नहीं लगेगा, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब भी पढ़ाएं तो पहले उसका पूरा एक सिलेबस बताएं कि जी आपको क्लास, आपको मास्टर्स में या आपको पीएचडी में, ग्रेजुएशन में ये पढ़ना है। उसके बाद आप एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट में जाइए। इससे क्या होगा कि बच्चा का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया होगा, और जब उसको सिलेबस का पहले से ज्ञान होगा, पहले से नॉलेज होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाएगा, ठीक है। तो आपको पहले होल बताना है, फिर उसके पार्ट्स में जाना है। ये आपके लिए लाभदायक होगा और लर्नर के लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि हमेशा एक लर्नर को या एक टीचर को हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हमेशा बनाना, हमेशा निर्माण करना, हमेशा नए चीज़ों को क्रिएट करने के विचार उनके मन में होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, पैसिव होना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमेशा दिमाग को और दिल को हमेशा खोल के रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपको कोई भी टीचर कुछ पढ़ा रहा है, या टीचर ही नहीं, आप अगर समाज में भी कोई चीज़ सीख रहे हो, आपका मित्र कुछ आपको सिखा रहा है, आपके पिता, आपको माता आपको कुछ सिखा रही हैं,
स्कूल में कुछ सीखते हो, कॉलेज में कुछ सीखते हो, तो आपको खुले दिल से खुले मन से हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। तो आपके अंदर जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा स्वीकार्यता होगी किसी भी चीज़ को लेकर, आप उतना ज़्यादा सीख पाओगे। अगर आप अपने माइंड को नैरो बना दोगे, संकीर्ण बना दोगे, आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझे नहीं सीखना है, इसके अलावा मैं सब सीख सकता हूँ, ये नहीं। तो आप जब अपने माइंड को पहले ही बता दोगे ना कि मुझे ये मैं मेरे से नहीं होगा, तो आप वो चीज़ सही में कभी नहीं सीख पाओगे। तो हमेशा अपने माइंड को क्या करिए, फ्लेक्सिबल रखिए कि अगर कुछ भी अच्छा चीज़ मिल रहा है आपको, तो आप उसको सीखिए, उसको समझिए, ये आपको भविष्य में काम आएगा और आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि जो पुराने नॉलेज आपके पास है, अब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आपको बहुत कुछ पहले से ही इसके बारे में पता हो, लेकिन अगर मैंने कुछ बताया और कुछ नई चीज़ें आपके हाथ लगी, तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, उसको अपने भविष्य में उसको कहीं प्रयोग कर सकते हैं। आपके नॉलेज में क्या हुआ, एडिशन हुआ, आपका फ़ायदा हुआ, आपका लाभ हुआ। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या बताता है कि आपको हमेशा अपना दिमाग को खोल के रखना है, हमेशा वेलकम करने हैं न्यू आइडियाज़ को, न्यू थॉट्स को, ताकि आपका नॉलेज जो है इन्हेंसमेंट होता रहे, नॉलेज आपका बढ़ता रहे। ठीक है। इसके बाद है हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को हिंदी में कहते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद की जो विचार हैं, आदर्शवाद का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो क्या कहता है, वो क्या मानता है। जो भी आइडियलिस्ट, आदर्शवाद के जो भी चिंतक हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, प्लेटो हैं, ये लोग, इन लोगों का मानना है कि गॉड जो है वो सुप्रीम है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो है वो सुप्रीम है, और जो भी नॉलेज हमें मिलता है, हम जो भी नॉलेज हमारे पास है या जो भी हम सीख सकते हैं या सीखते हैं, उसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, गॉड और रिलीजन, मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह और धर्म। ये दो चीज़ें जो है ये हमें सारे ज्ञान को हमें सिखाता है, सीखने में मदद करता है। मतलब सबसे ऊपर आइडियलिस्ट जो फिलोसफर्स हैं, उनका मानना क्या है कि इस दुनिया में सबसे ऊपर कौन है, गॉड और रिलीजन। इन दो चीज़ों से ही सारे ज्ञान निकलते हैं, और इन दो चीज़ों को ही उपयोग करके आप कई चीज़ों को सीख सकते हो। तो आइडियलिस्ट फिलोसफर स्वामी विवेकानंद की आप किताबों को पढ़ो, उनके जो भी किताब है, उन्होंने भगवान के बारे में बहुत लिखा है, धर्म के बारे में बहुत लिखा है। क्यों? क्योंकि वो एक आदर्शवादी विचारक थे। उनका मानना था कि ईश्वर और धर्म, ये दो चीज़ें हमें बहुत ज्ञान दे सकता है, और इन्हीं के माध्यम से सभी व्यक्तियों को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और होती है। ठीक है, ये हो गया आइडियलिस्ट फिलोसोफर। इसके बाद है हमारा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है, प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म किससे आया है, नेचर से आया है। ठीक है। नेचर का क्या मतलब होता है, प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी ज्ञान आपके पास है, जो भी आप सीखते हो, वो कहाँ से आता है, नेचर से आता है। तो देखिए, आइडियलिस्ट अलग है, नेचुरलिस्ट अलग है। आइडियलिस्ट का क्या मानना है कि हर कुछ आप गॉड से सीखते हो, धर्म आपका सिखाता है। लेकिन नेचुरलिस्ट क्या मानते हैं, प्रकृतिवाद क्या वादी क्या मानते हैं कि जो भी ज्ञान आपके पास है, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो, वो सभी चीज़ें कहाँ से आ रही है, नेचर से आ रही है। नेचर मतलब प्रकृति, मतलब पेड़ पौधा, जंगल, समाज, ये पूरा जो प्रकृति है, यही नॉलेज को देता है। आप इसी से नॉलेज सीख सकते हो, जान सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया प्रकृतिवाद, जो नेचर को गॉड मानता है, जो कहता है कि नहीं भगवान नहीं है, भगवान है तो नेचर ही है, अगर नेचर है तो हम हैं, नेचर नहीं है तो हम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है हमारा अगला ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिस्ट मतलब, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानववादी, मानववाद को मानने वाले। मानववादी मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो मानववाद को माने, मानववाद को जो है बढ़ावा दें। मानववाद का मतलब, मानवतावाद का मतलब कि दूसरों की मदद करें, है ना, एक जो है सहिष्णु बने, टॉलरेंट बने, सहनशीलता हो उनमें, उनमें एक सामाजिक जो है एक व्यवहार हो कि वो समाज में जाएं, समाज में लोगों को मदद करें, है ना, और समाज के बीच रहकर हर चीज़ों को सीखें। तो जो मानवतावादी विचारक होते हैं, उनका मानना है कि आपको अगर कुछ भी नॉलेज लेना है तो आप समाज में जाइए, आपको समाज में से ही सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी। सारे नॉलेज को आप कहाँ से एक्वायर कर सकते हो, समाज में। और समाज में कैसे कर सकते हो, जब आप अपने आप को हेल्पफुल बनाओगे, जब आप अपने आप को टॉलरेंट बनाओगे, ठीक है, जब आप अपने आप को कोऑपरेटिव बनाओगे, जब आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दूसरों को समझोगे, दूसरों से बात करोगे, दूसरों के साथ रहोगे, तो आप क्या करोगे, आप ज्ञान का संचार आपके अंदर होगा, आप नए नए नॉलेज को एक्वायर करोगे। कहाँ से करोगे, सोसाइटी से। ये कौन मानते हैं, ये ह्यूमनिस्ट मानते हैं। ह्यूमनिज्म मानववादी विचारधारा के लोग, चिंतक के लोग मानते हैं। इसके बाद में हमारा अगला जो है वो है रैशनलिज्म। हिंदी में कहते हैं तर्कवाद। इसका मतलब
तर्कवाद का जो दर्शन है वो हमें ये बताता है कि आपको हमेशा रीजन सेंट्रिक होना चाहिए। रीजन मतलब हमेशा तर्क करना चाहिए। अगर मैंने आपको ये पढ़ाया तो आपको सिर्फ ये मानना नहीं चाहिए कि सर ने ये चीज़ पढ़ा दिया तो यही सत्य है, ऐसा आप कभी ना माने। आप हमेशा उसको क्रॉस चेक करें। आप किताबों में, गूगल पे, इंटरनेट पे, विकीपीडिया पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपको सर्च कर सकते हो करो। आप तर्क करो, आप आर्ग्यूमेंट करो। जब आप डिबेट करते हो, वाद विवाद करते हो, ठीक है, हर चीज़ों के रीज़न की तरफ आप जाते हो, हर चीज़ों का रीज़न जानने की कोशिश करते हो, तो आपका क्या होता है, नॉलेज तो बढ़ता ही है। साथ ही साथ आपके अंदर खोजने, जानने, बूझने, समझने की जो जिज्ञासा होती है, की जो क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। और वो क्यूरियोसिटी जब बढ़ जाती है तो वो आपको नॉलेज एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, तो आप हमको हम कैसा होना चाहिए, रीजन सेंट्रिक। हमेशा हमेशा तलाश करो हर चीज़ों को, एक रिसर्चर की तरह, है ना, एक शोधकर्ता की तरह हमेशा चीज़ों को ढूंढिए कि भाई ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप अपने समाज में भी बदलाव ला सकते हो, और अपने अंदर भी बदलाव ला सकते हो, और अपने ज्ञान को तो बढ़ा ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एक और अंतिम हमारा दर्शन है, फिलॉसफी है एडुकेशन का, वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अस्तित्ववाद। देखिए, एग्जिस्टेंस कितनी जरूरी है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी अपनी क्या पहचान है, आपका पहचान। अभी आप अगर सभी स्टूडेंट हो तो आपका कोई अभी खास तो पहचान है नहीं। आप अभी अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हो कि भाई ये उनका बेटा है या ये उनकी बिटिया है। लेकिन कल होकर अगर है कि आप प्रोफेसर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो आपकी अपनी एक अपना एक अस्तित्व होगा, अपना एक अपना पहचान होगा, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। तो इसको कहते हैं अस्तित्ववाद। और हम सभी इतना मेहनत क्यों करते हैं, ताकि हमारा एक अस्तित्व हो, लोग हमें जाने पहचाने, है ना, हमारा एक अस्तित्व हो। ठीक है, और हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएँ। देखिए, जीते सब हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है कि जब आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, समाज से जुड़ते हैं, समाज में आपका सम्मान होता है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ। लाइफ तो सब जीते हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ जीना वो सब नहीं जी सकते। मीनिंगफुल लाइफ कब आप जियोगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आप ज्ञान को बांटोगे, समाज में लोगों की मदद करोगे, है ना। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें क्या बताता है, अस्तित्ववाद, है ना। अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन हमें किस ओर ले जाता है, अस्तित्ववाद की तरफ ही तो ले जाता है। आप अच्छे से पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे, तो आपको समाज में लोग जानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो डॉक्टर साहब हैं, वो प्रोफेसर साहब हैं, वो आईएएस हैं। ठीक है, तो अस्तित्ववाद कैसे पाओगे आप, एडुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू। तो ये जितने भी मैंने 8-9 अभी आपको दर्शन बताए, फिलॉसफी बताई, ये एजुकेशन के फिलॉसफी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझें, महत्वपूर्ण लगे तो नोट्स भी आप इसको कर लें, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट, ठीक है, आपको अगर इस तरह के वीडियोस जो एडुकेशनल वीडियोस हैं ये लगातार आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो ना करें। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे और टॉपिक्स को कराऊंगा। हैव अ नाइस डे।